विलायत न्यूज़ पर एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरों को आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोजाना की तरह सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देना और उनका अपमान करना बनता जा रहा है चलन। आखिर सरकार और कोर्ट कब तक बने रहेंगे मूक दर्शक। पुतिन ने दिया ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को रूस आने का न्योता। नए साल की शुरुआत में रईसी करेंगे रूस का दौरा। ईरान न्यूक्लियर डील पर क्यों नहीं बन पा रही है सहमति। आखिर क्या चाहता है अमेरिका और क्या है ईरान की शर्तें। आखिर क्यों दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। क्या हैं उनकी मांगें। सबसे पहले खबरों की शुरुआत करेंगे भारत से, जहां पिछले कुछ दिनों से एक अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का सिलसिला चल पड़ा है, जिसमें निशाना साधा जाता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर। इन बेहुदा बयानों से जहां एक तरफ देश की एकता और अखंडता को खतरा है, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में भारत की साख को भी बेहद नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में विवादास्पद बयानों से जुड़ा विवाद थम पाता उससे पहले ही रायपुर में आयोजित धर्म संसद से नया विवाद शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हुई इस धर्म संसद का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि अकोला के कालीचरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खुलेआम गालियां दे रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। वीडियो में दिख रहा है कि कालीचरण महात्मा गांधी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में ये भी दिखाई दे रहा है कि उनकी स्पीच पर धर्म संसद के अंदर कुछ लोग तालियां भी बजा रहे हैं। महात्मा गांधी पर उनके विवादास्पद बयान के बाद कालीचरण पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी या ये मुकदमा भी सिर्फ दिखावे के लिए ही होगा। सोशल मीडिया पर देश से मोहब्बत करने वाले जवानों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर कोई पाखंडी ये सोचता है कि समाज में जहर घोलकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियां देकर अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा, तो ये उसका भ्रम है। इस देश में ऐसा कभी नहीं होगा। इस 2 दिवसीय धर्म संसद में देश के अलग अलग इलाकों से आए हुए साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र, कथित रूप से हिंदुओं की कम होती संख्या, हिंदुत्व, धर्मांतरण जैसे विषयों पर भाषण दिए। कई साधुओं ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए विवादित भाषण भी दिए। कई साधुओं ने हिंदू धर्म के खतरे में होने की बात कही, तो कुछ साधुओं ने यह भी दावा किया कि पेंटागन समेत पूरे यूरोप पर हिंदुओं का कब्जा हो चुका है और यूरोप की बड़ी आबादी हिंदू बन चुकी है। साध्वी विभानंद गिरी ने तो आरक्षण को ही खत्म करने की वकालत की और ऑनर किलिंग को जायज ठहराया। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार देश में नहीं हुआ है कि महात्मा गांधी का अपमान किया गया हो। इससे पहले भी कई बार सभाओं में इस तरीके का घिनौना काम किया जा चुका है और अब तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपिता का अपमान देश में एक चलन बनता जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ऐसे अपराधी आज़ाद घूमते रहेंगे या देश की सरकार और न्यायालय उन पर एक्शन लेके देश की मर्यादा और सम्मान की रक्षा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को केवल भारत या भारतीयों द्वारा ही सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता है, बल्कि दूसरे देशों में भी उनको एक महापुरुष के तौर पर देखा जाता है। और इसका सबूत ये है कि दुनिया के कितने ही देशों में आप चले जाएं, यहाँ तक कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी महात्मा गांधी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। 2019 में यूनाइटेड किंगडम में महात्मा गांधी की 5वीं प्रतिमा का मैनचेस्टर कैथेड्रल में अनावरण किया गया था। 30 जनवरी यूनाइटेड किंगडम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
न्यूयॉर्क शहर में भी कई जगह पर महात्मा गांधी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जैसे कि यूनियन स्क्वायर पार्क, अटलांटा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेशनल हिस्टोरिक साइट, भारतीय दूतावास के पास वॉशिंगटन डीसी में, मैसाचुसेट्स एवेन्यू पर, सैन फ्रांसिस्को में और वॉशिंगटन में ही बेलेव लाइब्रेरी में। नवंबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। 22 नवंबर 2018 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के पर्रामट्टा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। अब देश को न्यायालय से ये उम्मीद है कि वो ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दें, ताकि दोबारा किसी की ये हिम्मत ना हो कि वो राष्ट्रपिता का अपमान करे। अगली खबर के लिए अब हम रुख करते हैं ईरान का। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 2022 की शुरुआत में मॉस्को का दौरा करेंगे और वहां पर वो स्ट्रेटेजिक साझेदारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए रूसी राष्ट्रपति और वहां की कैबिनेट के साथ विचार विमर्श करेंगे। मंगलवार को साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ईरानी सरकार के प्रवक्ता अली बहादुरी जहरूमी ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अपने ईरानी समकक्ष को मॉस्को के दौरे की दावत दी है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति रईसी संभवतः नए साल की शुरुआत में दुनिया खासकर इलाकाई मुल्कों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की रणनीति के तहत मॉस्को का दौरा करेंगे। जहरूमी का कहना था कि तेहरान मॉस्को के बीच सहयोग में विस्तार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच होने वाली मुलाकात का मुख्य मुद्दा रहेगा। इस बीच क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मॉस्को और तेहरान उच्च स्तरीय वार्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका की गैर कानूनी पाबंदियां झेल रहे ईरान और परमाणु बातचीत के किसी नतीजे पर न पहुंच पाने के बीच राष्ट्रपति पुतिन का ईरान के राष्ट्रपति को रूस के दौरे की दावत देना अमेरिका की नीतियों के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। साल 2015 में ईरान और 6 महाशक्तियों के बीच हुई न्यूक्लियर डील 6 साल बाद भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इन 6 सालों में दोनों देशों में राष्ट्रपति बदल गए, सरकारें बदल गईं और बदल गई इस डील की कहानी। अमेरिका ने डील के विपरीत न सिर्फ ये कि पाबंदियां नहीं हटाईं, बल्कि पाबंदियों को और बढ़ा दिया। इसके बावजूद ईरान समझौते के मुताबिक सारे कामों को अंजाम देता रहा। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देश भी ईरान को ये भरोसा दिलाते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी बीच सनकी डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को धता बताते हुए एक तरफा तौर पर इस डील से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया और इस डील को अब तक की सबसे खराब डील बताया। और लगने लगा था कि ईरान भी डील से बाहर हो जाएगा, लेकिन यूरोपीय देशों ने सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसी बातों से ईरानी सरकार को डील से बाहर न होने के लिए मना लिया। जबकि सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खामेनेई डील के समय से कहते आ रहे थे कि न उन्हें अमेरिका पर भरोसा है और न ही यूरोपीय देशों पर। बाइडेन सरकार के आने के बाद से ही अमेरिका डील में वापस आने के लिए बातचीत की मेज पर लौटना चाह रहा है, लेकिन ईरान की नई सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए शर्त रख दी है कि अमेरिका तभी बातचीत की मेज पर पलट सकता है जब वह ट्रंप द्वारा लगाई गई सारी पाबंदियां जो न्यूक्लियर डील के खिलाफ थी हटा दे और गारंटी दे कि अगली सरकार दोबारा इस डील से बाहर नहीं जाएगी। ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार अली बाखरी कनी ने वियना के कुबर्ग होटल में नए दौरे की बातचीत के बाद कहा है कि बातचीत की कामयाबी और इस बारे में कोई भी समझौता इस बात पर निर्भर है कि ईरान के खिलाफ जालिमाना ढंग से लगाई गई पाबंदियों को खत्म किया जाए। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले मुहावरे पर अमल करते हुए ईरान पर ही दबाव बना रहे हैं कि वो डील में वापस आए, जबकि ईरान कह रहा है कि ईरान डील से बाहर ही कब निकला था जो उसके वापस आने की बात हो रही है। ये बात तो अमेरिका से कही जानी चाहिए जो एक तरफा तौर पर इस डील से बाहर निकला था और जिसने ईरान पर गैर कानूनी पाबंदियां लगाई थीं। अगर वो आज भी ईरान पर से गैर कानूनी पाबंदियां हटा ले तो डील खुद ब खुद जिंदा हो जाएगी। लेकिन अमेरिका न सिर्फ ये कि ईरान पर से पाबंदियां नहीं हटा रहा है, बल्कि 2015 में हुई न्यूक्लियर डील से ज़्यादा की मांग कर रहा है, जबकि ईरानी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर डील में कोई बदलाव नहीं होगा। अभी इस बात को ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है
कि जब हम अपनी छतों पर चढ़कर डॉक्टर्स के लिए थालियां पीट रहे थे और उनको कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा था, लेकिन आज वही डॉक्टर्स सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर हैं? नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में हो रही देरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया था, अब उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहे डॉक्टर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कल सफदरजंग अस्पताल से स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी रोड को ब्लॉक करके आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प भी हुई। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आए। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना था कि दिल्ली पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके खिलाफ लाठीचार्ज तक किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान 12 डॉक्टरों को हिरासत में भी लिया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 11 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। काउंसलिंग शेड्यूल में लगातार हो रही देरी के चलते रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जल्द से जल्द काउंसलिंग शेड्यूल की मांग की है। नीट पीजी काउंसलिंग 2021 पहले 25 अक्टूबर 2021 से शुरू होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटे की वैधता को लेकर इस पर रोक लगा दी थी। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने 18 दिसंबर 2021 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर काउंसलिंग के संबंध में एक नोटिस जारी किया था। नोटिस के अनुसार काउंसलिंग का आयोजन 4 राउंड में होना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस नई काउंसलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 50% पोस्ट ग्रेजुएट सीटें और 15% ग्रेजुएट सीटों पर लागू होगा। प्रदर्शन को लेकर फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी स्वास्थ्य संस्थानों को बंद रखने का ऐलान किया है। फोर्डा ने देश की चिकित्सा बरादरी से घटना की निंदा करने और समर्थन में आगे आने की अपील की है। डॉक्टर्स के प्रदर्शन से आम मरीजों को इलाज में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए परेशान हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने बताया कि वे सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जिनके पास MBBS की डिग्री भी है। ये अस्पताल में काम करते हुए MD, MS जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने में जुटे रहते हैं। किसी भी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के 3 बैच होते हैं। अभी प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर डॉक्टर्स सेकेंड ईयर बैच के हैं। दरअसल डॉक्टर्स कोई पहली बार हड़ताल नहीं कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी मांग के आंदोलन की शुरुआत 27 नवंबर को ही कर दी थी। बीच में स्वास्थ्य विभाग से आश्वासन मिलने पर 16 दिसंबर तक डॉक्टर शांत हो गए थे। फिर 17 दिसंबर से आंदोलन करने के लिए लाचार हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि अभी मरीजों को लंबी लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टर पूरा समय लगाकर भी मरीजों को नहीं देख पाते हैं। सरकार अगर जल्दी काउंसलिंग करा देगी तो सरकारी अस्पतालों में 42,000 नए डॉक्टर्स तुरंत पहुंच जाएंगे, जिससे डॉक्टर्स हर मरीज को ज्यादा समय दे पाएंगे। इसे आसान भाषा में समझाएं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल के रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का प्रमुखता से इलाज करते हैं। नीट पीजी काउंसलिंग के लटकने से साल भर से फर्स्ट ईयर का नया बैच नहीं आया है। थर्ड ईयर वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने अगले परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। ऐसे में अभी सरकारी अस्पतालों में इलाज का बोझ सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर्स पर आ गया है। यानी जहां 100 डॉक्टर्स इलाज के लिए होते थे, दावा है कि वहां अभी घटकर 30 से 40 ही रह गए हैं। इसलिए डॉक्टरों ने आंदोलन का सहारा लिया। उधर मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री ने पुलिस की कार्रवाई पर खेद जताया और जल्द ही नीट पीजी काउंसलिंग कराने का भरोसा दिया। और हाँ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए ज़रूर दें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें। आपकी राय हमारे प्रोग्राम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं। हमारा ख़बरों का सिलसिला आज बस यहीं तक था। कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।